वेलकम बैक। आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। कल हमने ध्वनि से संबंधित 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के प्रश्न और कल जो प्रश्न थे उनको मिला के गारंटी कि इससे बाहर कोई ध्वनि से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, पटवार या फिर व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज के क्वेश्चन हम 26वें से स्टार्ट करेंगे। आप महान हैं, आप ज्ञाता हैं, फिर भी कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में अगर प्रश्नों का उत्तर दें तो प्रश्नों की संख्या लिख कर दें, जैसे कि पहले का 2, 12वें का 3। इस प्रकार से आप उत्तर देंगे तो पता चलेगा, क्योंकि स्ट्रीमिंग में किसी ने लेट स्टार्ट किया, किसी ने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, ऐसा हो सकता है। बिना टाइम पास किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि के बारे में सत्य है? यहाँ पे आपको सत्य कथन का पता लगाना है। एक एक को इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको ध्यान से समझेंगे। सत्य कथन, सबसे पहले इसको ध्रुवित किया जा सकता है। तो कल ही हमने पढ़ा था कि ध्वनि का कभी भी ध्रुवीकरण नहीं हो सकता। ध्रुवीकरण उनका ही होता है जो तरंगे कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, और ध्वनि है वह अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो यह कथन अपने आप क्या हो गया? असत्य हो गया। पहला, ये निर्वात में चल सकती है, तो ध्वनि की किरणें कभी भी निर्वात में नहीं चल सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, तो ये ऑप्शन सही है। तो 26वें का कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही है। लेकिन आप 9th की किताब में देखेंगे इस बार की राजस्थान बोर्ड की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस पॉइंट को भी याद रखें। तो 26वां क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगले क्वेश्चन की बात करें, 27वें प्रश्न को भी उसी प्रकार से ध्यान से पढ़ना है आपको। 27वां प्रश्न क्या कहता है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, 20 से 20 किलो हर्ट्ज। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। श्रव्य तरंगे होती है, उनकी आवृत्ति होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज। इससे नीचे चले जाएं तो कम यानी कि अवश्रव्य हो जाती है, और इससे ऊपर चले जाएं तो ये आवृत्ति हो जाती है पराश्रव्य। तो 3 हो गई, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। बिल्कुल जवाब देते रहे कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर लिख के, और उसके साथ आप बताते रहें। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की। 27वें के बाद थोड़ा फास्ट निपटाएंगे क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 28वां क्वेश्चन। तो 28वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझ लें। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने उत्पन्न किया, अर्थात किस वैज्ञानिक ने इनको उत्पन्न किया था? और कहीं कहीं आपने सुना होगा सीटी बजाकर, सीटी बजाकर इन किरणों को किसने उत्पन्न किया था? न्यूटन, गाल्टन, हर्ट्ज या फेराडे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गाल्टन, और आपने नाम सुना होगा गाल्टन की सीटी। तो पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गाल्टन ने सीटी के द्वारा उत्पन्न किया था। तो 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 29वां क्वेश्चन। आप बिल्कुल साथ साथ उत्तर देते रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, आप पढ़ने में हमसे बहुत आगे हैं, ध्यान रखें। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अब विमानों के साथ साथ अगर एक और दे दे, चिमनी दे दे, जो चिमनियाँ होती है, बड़ी बड़ी फर्नेस होती है, उनके भी आंतरिक भागों की सफाई के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, पराश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, ऑक्जेलिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्वनि पढ़ रहे तो इन दोनों का तो कोई अर्थ नहीं है। अब 2 ही ऑप्शन बचे, पराश्रव्य तरंग या अवश्रव्य तरंग। तो सीधा सा उत्तर है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। बिल्कुल याद रखिए, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 30वां। समझ गए होंगे आप, 30वें प्रश्न की बात कल हमने की थी। ध्वनि का संचरण किस पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम की कौन सी ऐसी गुण है जिस पर निर्भर करता है? तो हमने बात की थी माध्यम की प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करता है और माध्यम के घनत्व पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम का घनत्व अर्थात ध्वनि का संचरण है, वह दोनों पर ही निर्भर करता है। प्रत्यास्थता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है और घनत्व बढ़ने पर ध्वनि का वेग कम होता है, क्योंकि घनत्व ज़्यादा होगा तो अणु कंपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्वनि का वेग है वह घनत्व बढ़ने पर कम हो जाएगा। तो 30वां प्रश्न ये था।
31वें प्रश्न की ओर चले। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31वां क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से समझें। दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग, अर्थात दाब बढ़ाने पर ध्वनि के वेग में क्या परिवर्तन होता है? क्या दाब बढ़ाने पर ध्वनि का वेग कम हो जाता है, वेग बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है? आपके इस हिसाब से इसमें से कौन सा सही होना चाहिए? तो बहुत सारे बालक है वो इसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। दाब ऐसा एक कंडीशन है जिसका ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखें। दाब बढ़ाने पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात ध्वनि का वेग अप्रभावित रहता है दाब बढ़ाने पर। नेक्स्ट चलते हैं 32वें क्वेश्चन पर। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सत्य असत्य आपको बहुत सारे याद रखने हैं। इन कथनों को देखें, असत्य कथन कौन सा है वो पता लगाना है। असत्य में सबसे पहला, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ता जाएगा तापमान में। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, डेफिनेटली अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है और आयाम एवं आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। अब आप क्लास तो बहुत सारी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन कथनों में देखें तो ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, सही कथन है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यह असत्य कथन है, अर्थात तीसरा है वो असत्य है, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये डेफिनेटली याद रखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। 33वें क्वेश्चन की बात करें, 33वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझें। वायु में ध्वनि का वेग, अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा उसी का ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान बढ़ने पर घटता है? नहीं, तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तापमान घटने से बढ़ता है? नहीं, तापमान घटने पर घटता है। तो अब तापमान के घटने से घटता है तो डेफिनेटली तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा, तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? तो इसमें है तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। 33वां क्वेश्चन हो गया। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 34वां क्वेश्चन है वो इतना ही इंपॉर्टेंट है, पराध्वनिक विमान की गति होती है। अब इसके लिए हमने चर्चा की थी मैक संख्या। ये मैक संख्या है वह पराध्वनिक विमान है उनसे ही संबंधित है, तो मैक संख्या से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। पराध्वनिक विमान की गति कितनी होती है? बिल्कुल आपको याद रखना है, ध्वनि की चाल के बराबर होती है, ध्वनि की चाल से कम होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, या प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो भाई प्रकाश की चाल के बराबर तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है प्रकाश के अलावा। लेकिन यहाँ पे बात करें पराध्वनिक विमान की गति कैसी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। सुपरसोनिक जो फाइटर प्लेन्स होते हैं वह ध्वनि की चाल से भी अधिक स्पीड से दौड़ते हैं। तो 34वां ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, वह है 35वां। 35वां भी लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है। हमने कहा था मैक संख्या क्या होती है, तो ये मैक संख्या का ही एक परिभाषा है, वायु के वेग तथा उसी माध्यम में, वायु के वेग फिर उसी माध्यम में उसी परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वायु का वेग और उसी माध्यम और उसी परिस्थिति में ध्वनि के वेग, वायु का वेग अनुपात ध्वनि का वेग है, वह क्या कहलाता है? मैक संख्या कहलाता है। ये ऑक्टेन संख्या आपने सुना होगा, ये इंजन के दहन से संबंधित है। बाकी स्थायित्व संख्या और लाप्लांश संख्या इसका भी वर्णन नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैक संख्या, ठीक है ना। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इस प्रकार के आपने कई टर्म सुने होंगे। 35वें के बाद 36वें क्वेश्चन की बात करें तो ये 36वां क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा फंसाएगा, थोड़ा ध्यान रखें। मैक संख्या का बहुधा प्रयोग किया जाता है ध्वनि से, बिल्कुल ध्वनि से संबंधित है, जलयान से, वायुयान से या अंतरिक्ष यान से। लेकिन ध्वनि तो है,
लेकिन मैक संख्या वो स्पेशली किसके रेफरेंस में काम आती है? वायुयान से। अर्थात वायुयान की गति, वायुयान का मतलब हवाई जहाज ही नहीं होता है, फाइटर प्लेन्स भी वायुयान में ही आते हैं। तो मैक संख्या का बहुधा प्रयोग होता है वायुयान से संबंधित गणना में। अर्थात वायु अपने ध्वनि की गति से तेज जो भी वायुयान है वो मैक संख्या में उपयोग आता है। 37वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 37वां क्वेश्चन क्या कहता है वो समझे। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ये 5 प्रश्न इसके बाद जो आएंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इसको समझे। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि मोटी या पतली होती है किसके कारण? तीव्रता के कारण, तारत्व के कारण या गुणता के कारण? तो इसका सही ऑप्शन है तारत्व के कारण। एक मोटी आवाज़ और एक पतली आवाज़, जैसे पुरुषों की आवाज़ है वो मोटी होती है और महिलाओं की पतली होती है, तो ये तारत्व पर निर्भर करता है। एक गुण दूसरा भी है उस पर भी निर्भर करेगा, तो इसको समझे। 37वां इंपॉर्टेंट। 37वें के बाद 38वें पे चले तो उसी का ही सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। पुरुषों की अपेक्षा बालिकाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, जिन्हें होती है क्योंकि इनकी आवाज़ का, अब यहाँ पे कहीं न कहीं तारत्व शब्द दिया होता है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर समझे। 38वां है आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है या तारत्व अधिक होता है। तो पिछला प्रश्न था उसी का ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, इसलिए इनकी आवाज़ तीक्ष्ण होती है। जब महिलाएं लड़ाई करती है तो आपका माथा चढ़ जाता है उस तीक्ष्ण आवाज़ में, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखें, कभी ऐसा ना करें। 39वें प्रश्न की बात करें तो 39वां प्रश्न है वो उसी का और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। पुरुष की आवाज़ की तुलना में बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय होती है, कर्णप्रिय होती है, क्योंकि पुरुष की तुलना में जो बालक है उस बालक की आवाज़ का कौन सा गुण होता है जो पुरुष की आवाज़ से इसे अलग करता है? तो देखिए यहाँ पे भी बच्चे की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, बच्चे की आवाज़ का तारत्व कम होता है, बच्चे की आवाज़ का आयाम अधिक होता है या बच्चे की आवाज़ का आयाम कम होता है। तो सीधा सीधा इसका ऑप्शन है, अगर ध्वनि है वो तीक्ष्ण हो और ध्वनि है वो प्रिय हो, इसका मतलब उसका तारत्व क्या होता है? अधिक होता है। डेफिनेटली याद रखना है। 39वें का एक ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। 40वां क्वेश्चन भी लगभग उसी प्रकार का है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा अधिक पतली होती है। अब यहाँ पतली है ना, पतली होती है, इसका क्या कारण है? तो स्त्रियों की आवाज़ पतली होने का एक ही कारण है, वो है इनकी आवृत्ति है वो कैसी होती है? अधिक होती है। अब बाकी के जो ऑप्शन देखेंगे उसमें तारत्व कहीं नहीं दिया हुआ है, तो स्त्रियों की आवाज़ पतली होने का कारण क्या है? उनकी आवृत्ति अधिक होना। तो 40वां क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं 41वें क्वेश्चन पे। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? अब यहाँ से भी 5 प्रश्न आएंगे, वो इतने ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि का मतलब है किसी ध्वनि का टकरा के वापस आना किसी स्रोत से। ये स्रोत है, ध्वनि टकराई और टकराए के वापस आई, तो टकरा के वापस आने की घटना को क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। अपवर्तन गलत है, अवशोषण गलत है, और ध्वनि का ध्रुवण तो कभी होता ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या हो गया? ध्वनि का परावर्तन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें 42वां। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के मध्य न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आप एक पहाड़ पे के पास में खड़े हैं तो आपकी ध्वनि है, आप और इस परावर्तक के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए? 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 17 मीटर? इस प्रश्न को देखकर बहुत से लोगों की आंखें चमक गई होंगी, ओह सर ये तो बहुत सरल प्रश्न है। वास्तव में ये प्रश्न बहुत सरल है और ये होता है 17 मीटर। अर्थात इन दोनों के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए परावर्तक और ध्वनि स्रोत के बीच में। 42वां प्रश्न इतना मुश्किल नहीं था। 43वें पे चले। सोनार किस सिद्धांत पे काम करता है वो कल पढ़ लिया था। रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडियो तरंगों का अपवर्तन, परावर्तन, डॉपलर प्रभाव या रमन प्रभाव? अब यहाँ रडार शब्द आया और ध्वनि में कोई भी एक आधा प्रश्न ऐसा आता है जिसका ऑप्शन डॉपलर प्रभाव है, तो आंख मीच के सही कर देना है।
कर देना है, ठीक है ना। तो रडार है वह डॉपलर प्रभाव कर काम करता है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चले, 44वां। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच कितने का समयांतराल होना चाहिए, मतलब कितने टाइम का गैप होना चाहिए तभी आप सुन पाएंगे। 1/10 सेकेंड या उससे कम या उससे अधिक या 1/12 सेकेंड के आसपास। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो किसी भी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच में कितना समयांतराल होना चाहिए, 1/10 सेकेंड से अधिक, तभी वो ध्वनि टकरा के आपके कानों में वापस आएगी। इससे कम समय में नहीं आएगी, इको क्रिएट करेगा, और इससे अधिक समय में भी नहीं आएगी। तो 1/10 सेकेंड से अधिक, अधिक में आएगी, मतलब इससे कम में नहीं आएगी, इसको ज़रूर ध्यान रखें। 44वां। 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़े, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 45वां क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव कर्ण पर कितने समय तक रहता है, इन सेकेंड्स में बताना है आपको। 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या 1/2 सेकेंड। मतलब आपने जो सुना, आपके कान में एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको कितने समय तक उस ध्वनि का प्रभाव है वह परिलक्षित होगा आपके कानों में। तो इसका सबसे सटीक जवाब है 1/10 सेकेंड। इस 1/10 सेकेंड तक आपके कानों में ध्वनि का प्रभाव रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, 46वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझ लें। 46वां क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर होना चाहिए। तो हमने 17 मीटर की बात तो कर ली थी, लेकिन फिट में पूछा जाए तो लगभग 17 मीटर कितने फीट होता है, 56 फीट होता है। तो इसका आंसर हो गया 56 फीट, बिल्कुल याद रखिए। ये भी 46वां बहुत सरल था। 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो 47वां क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आगे वाले थे। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने पर भी ध्वनि सुनाई देती है, घटना क्या कहलाती है, यानी कि ध्वनि का गूंजना, ठीक है। परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है या अनुरणन कहलाता है। तो ध्रुवण तो भाई आप हटा ही दीजिए, ध्वनि में कभी ध्रुवण होता ही नहीं है। अब इसमें 3 रहे, तो किसी भी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद हो जाने के बाद भी अगर ध्वनि सुनाई देती है तो यह क्रिया कहलाती है अनुरणन, ठीक है। इसलिए सिनेमा हॉल्स या जितने भी ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें ध्वनि अवशोषक लगाए जाते हैं, किसको कम करने के लिए, अनुरणन को कम करने के लिए, क्योंकि ध्वनि को सोख लेते हैं, अनुरणन की क्रिया को रोक देते हैं। तो 47वें का हो गया ऑप्शन 4। अगले प्रश्न की ओर चले, 48वां भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसी गुंजहीन हॉल का अनुकरण काल होता है, मतलब आपने अब इस हॉल को गुंजहीन बना दिया, डेड हॉल, इसको कभी अंग्रेजी में डेड हॉल भी बोला जाता है, छेद नहीं है ना भाई, हॉल का मतलब है कमरा बड़ा। तो गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल कितना होता है, 0 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1.8 सेकेंड या 12 सेकेंड। तो आपकी आंखों में भी यहाँ चमक आ गई होगी, लगभग कितना होना चाहिए, लगभग कुछ नहीं, एग्जैक्टली कितना होता है, 0 सेकेंड। कि कोई भी डेड हॉल होता है, इस डेड हॉल में अनुरणन होता ही नहीं है, क्योंकि यह 0 सेकेंड में ही उस ध्वनि को अवशोषित कर लेता है। तो गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल कितना होता है, 0 सेकेंड। ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखना है आपको। 49वें क्वेश्चन की ओर पढ़ें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उत्तर पहले ही याद आ गया होगा। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं, यह संभव है। गुंडी है भाई, है ना, मुंडी घुमाकर नहीं है। वैसे तो मुंडी भी घुमाई जाती है, रेडियो इधर किया उधर किया, लेकिन स्टेशन हम चेंज करते हैं। वह स्टेशन चेंज किस कारण से होते हैं, मतलब किस कारण से हम कार्यक्रम को सुन पाते हैं, अनुनाद के कारण, विस्पंद के कारण, हार्मोनिक्स बोलते हैं विस्पंद को, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो इसका सबसे सही आंसर होगा अनुनाद के कारण। रेडियो स्टेशंस को, अलग अलग रेडियो स्टेशंस को सुनना है, वह अनुनाद के कारण ही संभव है। 49वां हो गया। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो 50वां क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आगे पढ़ चुके हैं हम। यदि सितार एवं बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाए,
जैसे कि तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी सितार पर भी बजाया जाए और बांसुरी पर भी बजाया जाए, तो उत्पन्न ध्वनि का भेद किस आधार पर किया जा सकता है? दोनों की ध्वनि है वो अलग अलग निकलेगी। तारत्व, प्रबलता एवं गुणता के कारण, तारत्व एवं प्रबलता के कारण, फिर और कम हो गया केवल प्रबलता के कारण या केवल गुणता के कारण। यहाँ पे भी आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, आपने सही उत्तर ढूंढ लिया होगा। दो वाद्य यंत्र है, उसमें एक ही सुर बजाने पर भी उनकी ध्वनि में भेद किया जा सकता है। बांसुरी बज रही है आप बता सकते हैं, सितार बज रहा है बता सकते हैं, गिटार बज रहा है बता सकते हैं। किसके आधार पर? उस वाद्य यंत्र से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की गुणता, वाद्य यंत्र की गुणता नहीं है ना, ध्वनि की गुणता के आधार पर ही उत्पन्न ध्वनि का भेद डिसाइड किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 51वां क्या कहता है? 51वां, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, आपने एक नल के नीचे सुराही रख दी, ये हो गई आपकी सुराही, ये नल चल रहा है, तो पहले तो गहरी गहरी ने जैसे आपको पता चल जाता है कि ये भरने आ गई है, क्योंकि आवाज़ हर टाइम हर लेवल पे बदलती रहती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? जैसे जैसे सुराही बढ़ती है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? मतलब हर स्तर पे ध्वनि है वो परिवर्तित होती है। विवर्तन, व्यतिकरण, अनुनाद या परावर्तन? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? अनुनाद के कारण, रेजोनेंस के कारण ही एक बर्तन में पानी है वो ऊपर से गिरता है तो हर स्तर पे अलग अलग प्रकार की आवाज़ आती है। ये पॉसिबल किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण होता है। धैर्य बनाए रखें, इतने तक आते आते अब थक गए होंगे, मुझे भी पता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े 52 का। अब सरल सरल क्वेश्चन है, आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाएंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन होती है। इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी में अप एंड डाउन को क्या कहते हैं? बिल्कुल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने पहले ही कहा कहीं डॉपलर प्रभाव आ जाए तो आपको क्या कर देना है? राइट कर देना है। रमन प्रभाव किससे संबंधित है, क्रॉम्पटन प्रभाव किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये सब आपको पता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डॉपलर प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 53 53वां क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी और बाघ। और यहाँ पूछा क्या है? तीव्रता। बिल्कुल सही आंसर है बहुत सारे लोगों का। सबसे तीव्र ध्वनि इन चारों में कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। इसकी दहाड़ है वो बहुत दूर तक सुनाई देती है, तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि है वह बाघ उत्पन्न करता है। 54वां क्वेश्चन बहुत कम जगह पे मिलता है ये। एस्कोटिक विज्ञान का संबंध किससे है? अब आप चैप्टर इसी को पढ़ रहे तो आपका उत्तर तो लगभग सही हो जाएगा, लेकिन ये अगर किसी चैप्टर से हट के ये प्रश्न आता तब आप अनुमान नहीं लगा सकते। एस्कोटिक विज्ञान का संबंध प्रकाश से है, ध्वनि से है, जलवायु से है या वायुयान की गति से है? तो मेरे हिसाब से, मेरा हिसाब क्या, विज्ञान का हिसाब भी यही कहता है कि एस्कोटिक साइंस होती है उसका संबंध किससे होता है? ध्वनि से होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न है, जब आपकी सांस में सांस आ गई होगी चलो निपटे इतने प्रश्नों से, तो आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या ध्वनि? तो कई बार हम पढ़ चुके हैं कि ध्वनि है वह बिना माध्यम के कभी भी संचरण नहीं कर सकती। यहाँ शून्य का मतलब है माध्यम विहीन। बिना माध्यम के प्रकाश भी जा सकता है, बिना माध्यम के ऊष्मा भी जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जा सकती है, लेकिन ध्वनि कभी नहीं जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि हो जाएगा। तो आज हमने 55 प्रश्नों को किया कंप्लीट। ये 55 प्रश्न हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन ध्वनि से संबंधित अगर रीट में लेवल 1, लेवल 2 साइंस, पटवार, कांस्टेबल या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। पढ़ते रहिए। इसकी PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।